ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ना बैटरीज को सीरीज पैरेलल में कंप्लीट कर लिया है, करंट वगैरह देख लिया है। हमारा आज का लेक्चर लैब के जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होता है ना उन पे आ जाएगा, और पहला जो डिवाइस अपन को पढ़ना है उसका नाम पड़ता है गैल्वेनोमीटर। इसका इंटरनल कंस्ट्रक्शन ना मैग्नेट चैप्टर में हो जाएगा खत्म। लेकिन अभी ये समझ लो कि जैसे अपन 9th-10th में थे ना जब बच्चों, तो फॉर एग्जांपल आपको करंट कहीं पर मेजर करना होता था। याद करो, अगर आपको किसी भी कंडक्टर में करंट को मेजर करना होता था, मान लो यहाँ से करंट जा रहा है बच्चों, ठीक, तो व्हाट यू आर टोल्ड टू डू, हम बोलेंगे कि यहाँ पे एक एमीटर लगा दो। राइट बच्चों, हाँ या ना बोलो, सही है। अगर मान लो, और बच्चों सेकंड हमारे पास क्या मेमोरी है जूनियर क्लासेस की, कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस होता है इस तरह से। देखो दिख रहा है क्या? तो बोलोगे यस सर, रेजिस्टेंस दिख रहा है। अगर बच्चों इससे करंट पास होकर जाता है तो कुछ ना कुछ दोनों एंड से पोटेंशियल ड्रॉप होगा ना। कुछ याद आया ऐसा? ए पॉइंट से बी पॉइंट पे कुछ ना कुछ ड्रॉप तो होगा। तो आपको मालूम है कि ड्रॉप जब होता है तो उसके पास अपन वोल्ट मीटर लगाते हैं, है ना। या तो ये याद करके रखा हुआ कि जो एम मीटर होता है बच्चों वो सीरीज में लगाया जाता है, ठीक है। और जो वोल्ट मीटर होता है वो किस में लगाया जाता है बच्चों? बोलो। पैरेलल में। एम मीटर में एम्पियर वर्ड यूज हो रहा है, मतलब ये करंट मेजर करेगा, और वोल्ट मीटर मतलब वोल्टेज या पोटेंशियल ड्रॉप मेजर करेगा। ये क्लास 10 से अपन ने नॉलेज इनहेरिट करी हुई है ऑलरेडी। क्या होगा बच्चों आपको जब मैं आपको बोलूं कि इन दोनों के अंदर ना गैल्वेनोमीटर लगा होता है। वो गैल्वेनोमीटर से ही दोनों बनाए गए होते हैं। एक का नाम पड़ जाएगा एम मीटर और एक का नाम क्या पड़ जाएगा? वोल्ट मीटर। तो बोलोगे सर, बिफोर टीचिंग अस दीज टू टॉपिक्स हमें ये पढ़ाइए डिटेल में। व्हाट डस गैल्वेनोमीटर डू? गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? तो गैल्वेनोमीटर कुछ नहीं करता है बच्चों। गैल्वेनोमीटर इज जस्ट अ करंट डिटेक्टिंग डिवाइस। मतलब ये ऐसा एक स्केल रहेगा आप लोगों के पास, जस्ट पे अटेंशन टू मी। इस तरह का एक बॉक्स रहेगा बच्चों, और इसके साथ ही साथ यहाँ पे एक स्केल रहेगा हमारे पास। इसका कोई एक निडल होगा जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे जा रहा होता है, और दो तरफ से इसके पास ये प्लस और माइनस के रेड और ब्लैक कलर के बच्चों ये नॉब्स रहेंगे। एक का नाम प्लस रहेगा, एक का नाम माइनस रहेगा। और ये रहा इसका दिखने का तरीका। इसको बनाते कैसे हैं? ऐसे एमीटर की जगह पे इसको ना ऐसे जी करके लिख देते हैं ये, ठीक है बेटा। तो कुछ नहीं करता है गैल्वेनोमीटर, ये बस करंट जब आएगा तो डिफ्लेक्ट करता है। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे अ गैल्वेनोमीटर, जस्ट पे अटेंशन टू माय वर्ड्स, क्या क्या बोलते जा रहा हूं मैं। अगर गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन व्हेन करंट passes through it. A galvanometer shows deflection when current passes through it. बच्चों क्या करता है गैल्वेनोमीटर? मान लो ये ऐसा एरो है। करंट अगर जीरो होगा ना बच्चों, मान लो इस पूरे सर्किट में करंट मैंने नहीं पास कराया तो ये इस तरह दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही मैं इस पे करंट पास करा दूंगा ना बच्चों, तो ये क्या करेगा? डिफ्लेक्ट करना शुरू करेगा। देखो ये जो निडल है ना बच्चों हमारी, वो किसी राइट साइड में ड्रिफ्ट कर जाएगी, डिफ्लेक्ट कर जाएगी। अगर करंट यहां से एंटर कराते हो आप, एक साइड से एंटर कराते हो, ठीक है। ये करंट एंटर कराया। अब बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में आ रहे होंगे, चल क्या रहा है, ये सब है क्या बच्चों? एक सिंगल भाषा में समझ लीजिए कि गैल्वेनोमीटर का जो कंस्ट्रक्शन है वो अपन पढ़ेंगे चैप्टर 5 में। अभी एक कंडीशन समझ लो कि अंदर बच्चों कॉइल होती है एक। क्या होती है बोलो? कॉइल होती है जो दो मैग्नेट्स के बीच में लगी होती है, नॉर्थ और साउथ। तो उस पर जब करंट जाता है तो 10th क्लास का फंडामेंटल याद करो। व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, उस पर फोर्स लगने लगता है। अब कितना लगेगा वो मैं बहुत डिटेल में जब चैप्टर में आएगा तब पढ़ाऊंगा ही। अभी समझ लो कि गैल्वेनोमीटर, ये जो नीचे दिख रहा है ना बच्चों, दिख रहा है ये जी लिखा हुआ, ये जी कोई डिफ्लेक्शन नहीं देगा। अगर अगर आपके गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं आएगा तो ये डिफ्लेक्शन कुछ नहीं देगा, ऐसा बनता है एरो।
और अगर करंट आएगा बच्चों तो ये डिफ्लेक्ट करता हुआ बनाया जाएगा। ये दो ऑप्शंस है हमारे पास। इस कॉइल का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो मैं लिखता हूं द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर हैज अ स्मॉल रेजिस्टेंस। लैब में जाओगे तो इसका रेंज भी मालूम चल जाएगा बच्चों। ये 30 ओम से लेकर 50 ओम के बीच में एक छोटा रेजिस्टेंस मिलता है, क्योंकि ऑब्वियसली कॉइल है तो वायर ही होगा वो कॉपर का। इमेजिन कर लो ना बच्चों की ये नॉर्थ और साउथ के दो मैग्नेट होंगे। बोलोगे यस सर होंगे, हाँ ना बोलो। और यहाँ ये कॉइल रखी हुई है। इस कॉइल में अगर करंट इस कॉइल में अगर करंट आ गया तो 10th क्लास का आपका नॉलेज याद नहीं आ जाएगा आपको कि व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ फील्ड, बच्चों उस पर फोर्स लगने लग जाएगा। अब कैसे लगेगा, कौन सा लगेगा, उसके लिए अपन को वेट करना होगा। चैप्टर 4-5 पढ़ाएंगे सर बहुत डिटेल में। लेफ्ट हैंड रूल लगे, राइट हैंड रूल लगे, दुनिया भर की काम ताम जमो। आज के लेक्चर में क्या सीखना है अपन को, ये 2 पॉइंट। करंट होगा तो डिफ्लेक्ट करेगा, करंट नहीं होगा तो बोलो डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। क्लियर हुआ यहां तक बच्चों? तो अपन लिख सकते हैं इट शोज डिफ्लेक्शन व्हेन करंट पासेस थ्रू। मतलब समझ लो ये एक तरह का चेक करने का डिटेक्टर आदमी है। इससे एमीटर ही बनता है, इससे वोल्ट मीटर ही बनता है। ठीक है। और सेकंड पॉइंट में लिख देता हूं यहाँ पे इट शोज नो डिफ्लेक्शन। बच्चों ये कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा व्हेन नो करंट पासेस। ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में बच्चों पॉइंट्स बना लो। अब ये जितना मत हल्ला करना कि सर ये एमीटर कहाँ से आया, वोल्ट मीटर कहाँ से आया। जब चैप्टर सिलेबस में आएगा तो सर डिटेल में जाके पढ़ा ही देंगे आपको। अभी समझ लो एमीटर और वोल्ट मीटर दोनों के दोनों में क्या लगा होगा, गैल्वेनोमीटर। कुछ अरेंजमेंट करने पड़ते हैं अपन को रेजिस्टेंस के साथ में, तो दोनों के दोनों ही बन जाते हैं। तो प्राइमरी जो कल्प्रिट है हमारी क्लास का वो कौन है, गैल्वेनोमीटर, जिसका एक ही काम होता है टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट। टू डिटेक्ट द बोलो प्रेजेंस ऑफ करंट। ये किसका काम है बच्चों, गैल्वेनोमीटर का काम है। क्लियर? मैंने आपको क्यों पढ़ाया गैल्वेनोमीटर, बिकॉज अपन को आगे ना सर्किट के बारे में पढ़ना है, लैब के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जानना है। अब जो सिलेबस में पढ़ाया जाएगा वो सारा आपको 2-3 बार सीख पढ़ना पड़ेगा। द रीजन आप लैब में जाओगे उसके एक्सपेरिमेंट मिलेंगे, आप वाइवा तैयार करोगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा, थ्योरी के लिए पढ़ोगे तो पढ़ना पड़ेगा आपको। जो फर्स्ट टॉपिक है बच्चों वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, इसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इंसान जो आज स्टार्ट कर रहा हूं मैं। व्हीटस्टोन एक पर्सन का नाम है और ये ब्रिज शेप का आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है बच्चों। जनरली अपन देखते हैं 11th में जब बच्चे आ जाते हैं तो उन लोगों के फ्रेंड सर्कल ही बहुत लिमिटेड हो जाते हैं, मतलब 4-5 दोस्त रहेंगे, है ना। तो कोई एक बच्चा के बारे में अगर जानना है कि ये अभी पढ़ाई कर रहा होगा, घूम रहा होगा, पबजी खेल रहा होगा, तो बाकी सब लोगों को उसके बारे में पता होगा। तो यू नीड टू अज्यूम अ ग्रुप ऑफ 4 पीपल, अ ग्रुप ऑफ 4 पीपल, और किसी एक के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो बाकी के तीनों को तो पता होगा ना वो कर क्या रहा होगा, कहाँ घूम रहा होगा, कौन सा गेम खेल रहा होगा, कौन सा मोबाइल है उसके पास, वगैरह वगैरह, कौन सा स्कूल जाता है ना। तो मैक्सिमम नॉलेज उसके बारे में पता होगी। तो बच्चों यही है हमारे पास आज का टॉपिक जिसका नाम है व्हीटस्टोन। और ऐसा एग्जाम में लिख के नहीं आना है, जो लिख के आना है वो ये है, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ, इट इज एन बोलो अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंस, मतलब 4 दोस्त हैं पक्के क्लास के, ठीक है। 4 रेजिस्टेंस सच दैट द वैल्यू ऑफ एनी वन कैन बी गिवन इन टर्म्स ऑफ अदर 3 रेजिस्टर्स। कितना आसान हो गया बच्चों। रियल लाइफ में ऐसे ही होता है ना, 3-4 दोस्तों का ग्रुप होगा और किसी एक के बारे में जानना हो तो बाकी तीनों को तो खबर होगी, वरना वो दोस्त किस काम के, अगर उनको उसके बारे में पता ही नहीं है तो। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये एक ऐसा अरेंजमेंट है 4 लोगों का। देन वैल्यू ऑफ एनी वन कैन बी फाइंड इन टर्म्स ऑफ द अदर 3 रेजिस्टेंसेस।
बच्चों ये जो व्हीटस्टोन है ना, ये आपको एग्जैक्टली ब्रिज की तरह दिखाई देगा। तो मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ, हो सकता होगा एग्जाम में आपको रेक्टेंगल को बनवा के दिखा दे, बट आपको ध्यान रखना है कि यही व्हीटस्टोन ब्रिज है। जस्ट पे अटेंशन, मैं क्या कर रहा हूँ। आई हैव 4 रेजिस्टेंसेस, तो मैंने एक बनाया, ये रेजिस्टेंस देखना है सब लोग, ये रेजिस्टेंस बनाया मैंने, और दूसरा बच्चों मैंने ये बना दिया। एक का नाम क्या रख दिया बोलो, R1, और इस वाले का नाम मैं R2 कर लेता हूँ। क्लियर। फिर यहाँ बच्चों अपन ने थर्ड रेजिस्टेंस लाया और यहाँ पर मैंने फोर्थ रेजिस्टेंस लाया। अब आप लोगों को कितना आता है, एक सेकंड रुको बच्चों। देखो हमारे पास R1 है, R2 है, इसका नाम मैं R3 रख देता हूँ और इसका नाम R4 रख देता हूँ, है ना। नंबरिंग कैसी भी कर सकते हो आप लोग। ये एक ब्रिज शेप का स्ट्रक्चर है, हम पढ़ रहे हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। करते क्या है ये लोग, इस ब्रिज के अंदर करंट को डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं। तो हाउ हाउ विल दे डू इट, यहाँ देखते रहिए सब लोग। ये दोनों एंड्स पे मैं क्या करूंगा, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दूंगा। तो बच्चों ये मेरे पास एक बैटरी है, एक की को रख लेते हैं अपन, और ये अपना लैब में जाओगे तो ये बनाना पड़ेगा आप लोगों को बच्चों। ये प्लस हो गया, माइनस हो गया, वी आ गया, यहाँ पे बच्चों की रख देते हैं। इनके टर्मिनल्स के नाम भी रखने पड़ते हैं। एक का नाम हो जाएगा ए और एक का नाम क्या हो जाएगा बी, सबसे टॉप वाले का सी और इसका नाम हो जाएगा डी। इंटेंशनली सी और डी के बीच में ये लोग क्या करके रखते हैं बच्चों, एक गैल्वेनोमीटर को लगा के रखते हैं। गैल्वेनोमीटर अपने आप में एक रेजिस्टेंस है जिसको अपन लोग जी से दिखाएंगे। दिस इज द सर्किट ऑफ व्हीटस्टोन। किसकी सर्किट है बच्चों, ये व्हीटस्टोन की सर्किट है। व्हीटस्टोन पर्सन का नाम है, उस पर टेंशन लेना नहीं है अपन को, सर्किट के बारे में समझ लो। बच्चों ये सेल है, ये बैटरी है। बैटरी अपने आप में वो कंजूस दोस्त है जिसने अगर आपको आज अगर कुछ पैसे दिए तो उसको कल के कल में चाहिए रहेंगे। तो प्लस से अगर जितना करंट रिलीज कर रहा है उसको नेगेटिव पे उतना चाहिए, भले ही अंदर आग लगे, कोई मतलब नहीं है इनको। प्लस करंट आया है तो करंट चाहिए। अब आपको जगह जगह पे केसीएल लगाना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। आई लेकर के आते हो है ना, तो मैं कम से कम वेरिएबल्स यूज करने का ट्राई करूंगा बच्चों। तो ऊपर वाली ब्रांच में करंट जाएगा, उसका नाम हो जाएगा I1। तो नीचे कौन सा जाएगा जल्दी बताओ, इस जगह पे केसीएल लगा के। एनीबडी इन द क्लास। तो देखो आई लेकर जाओगे, I1 ऊपर निकल गया तो समझ लो मेरे पास 10 रुपीज थे, 2 रुपीज ऊपर चले गए, तो बच कितने जाएंगे मैथमेटिक्स के हिसाब से। तो बोलोगे सर जी बच कितने जाएंगे, I माइनस I1 बच जाएगा और क्या हो जाएगा। उसके बाद बच्चों I1 ऊपर जाएगा, यहां तक I1 चलकर आएगा पॉइंट सी तक, है ना, टॉप टर्मिनल तक। उसके बाद बच रहा है गैल्वेनोमीटर के पास रास्ता जा रहा है और सामने जा रहा है। मतलब कहने का है कि यहाँ करंट जाएगा, यहाँ करंट जाएगा। आप विश्वास करिए हमेशा आज के बाद कि गैल्वेनोमीटर में जो करंट जाता है उसका नाम जिंदगी भर पूरी 12th क्लास में IG रहेगा। क्या रहेगा बच्चों, IG। मैं कहीं बैक साइड पे लिख देता हूं, यहाँ कहीं जो करंट जाता है गैल्वेनोमीटर से उसका नाम होता है बच्चों I/G। ये वो करंट है जो गैल्वेनोमीटर को मैक्सिमम डिफ्लेक्ट करवाता है। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर। उससे ज्यादा करे तो वो ब्रेक कर जाएगा। ये सारी बातें चैप्टर 5 में बता दूंगा मैं अभी आपको। अभी समझ लो कि सर जब भी पढ़ाएंगे और गैल्वेनोमीटर आएगा तो उससे करंट कितना जाएगा, IG जाएगा। अब प्यारे बच्चों, अगर I1 लेकर आए थे सर यहाँ तक, ये और टॉप मोस्ट पॉइंट तक, मेरे पास IG चला गया तो बच कितना जाएगा बॉयज एंड गर्ल्स, I1 माइनस ऑफ IG। वो लेकर के मैं यहाँ तक आऊंगा। अब नीचे आते जाओ, देखो IG से नीचे आ रहे हैं, देखो मेरे साथ, देखो नीचे आ रहे हैं IG लेकर के, और I माइनस I1 ऐसे लेकर आ रहे हैं। तो ये दोनों पॉइंट पे दोनों करंट मिल रहे होंगे, जैसे दो रिवर्स मिलती हैं, दो रिवर्स मिलती हैं और ऐसे निकल जाती हैं, है ना। तो इन दोनों को ऐड करना है आपको, जगह जगह पे केसीएल लगाना है। बताया नहीं जाएगा बार बार केसीएल कैसे लगाया जाता है, क्योंकि ऐड करना होता है और सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो I माइनस I1 यहाँ तक आएगा, IG भी आएगा। तो ये कितना हो जाएगा करंट जो R4 में जा रहा है, जल्दी जल्दी बोलिए। I माइनस I1 प्लस ऑफ IG। ठीक है, अब ये करंट है और ये ऊपर करंट दोनों आकर के यहाँ मिलेंगे तो बच जाएगा कौन, बचने वाले का नाम बचेगा I। देखो ना बच्चों, ऊपर करंट कौन सा है, I1 माइनस IG, और नीचे से कौन सा करंट आ रहा है, ये। तो प्लस करके I माइनस ऑफ I1 प्लस ऑफ IG। देखो ना, IG चला गया, I1 चला गया, कौन बचा अकेला बच्चों जिंदगी में, I। ये रहा I, ये रहा I, और बैटरी को I मिल गया। मतलब अपन ने सही सर्किट सॉल्व किया है। आप सबसे मेरा एक क्वेश्चन है बच्चों, आपको यहाँ पे कितने लूप दिख रहे हैं सर्किट में, जस्ट टेल मी। ये एक वाइवा क्वेश्चन है।
आपको यहाँ पे कितने लूप दिख रहे हैं जल्दी बताइए। 2 बस। एवरीबॉडी पे अटेंशन। सर के पास ये पूरा सर्किट डायग्राम है, जहां जहां करंट जा रहा है, लूप वगैरह है, मैश वगैरह है। मैश का मतलब होता है स्मॉलेस्ट लूप। मैं आउटर आउटर हिस्से में चल के जाऊंगा ना, आउटर बाहर बाहर से, तो एक लूप बनेगा। बाहर से जाकर यहाँ नीचे वाला रास्ता फॉलो कर लूंगा, 2 मिल जाएंगे। बट उनके भी पहले आपको ये जो बड़ा बड़ा ये रोम्बस टाइप का दिख रहा है ना, तो ये रहा एक लूप और ये रहा दूसरा लूप, है ना बच्चों। तो पहला लूप देख लो कैसा बनेगा। ये वाला ट्रायंगल जैसा एक लूप बनेगा, तो बोलोगे जी सर, कोई परेशानी किसी को। दूसरा वाला बोलो, ये वाला बनेगा। तीसरा बोलो, पूरा वो रोम्बस शेप ले लेंगे अपन। लूप भी तो चलाना है बच्चों, जहां एक रास्ता शुरू करो खत्म करना है अपन को। 3 हो गए। अरे हाँ ना तो बोल सकते हो। फोर्थ वाले की बात करेंगे तो ये ऐसे चल के आएंगे, अपर वाले ब्रांच से निकल के चले जाएंगे ऐसे करके। फिफ्थ वाले के बारे में बात करेंगे तो बच्चों वहां से आएंगे और डाउनवर्ड ब्रांच से चले जाएंगे। आप लोग घर पे सारे लूप लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। अब 5 पे आके जनरली गाड़ी खत्म हो जाती है बच्चों। एनालिटिकली सोचोगे ना तो 2 और बनते हैं यहाँ पे। मैं ऊपर बनवा देता हूँ। हालांकि मेन एग्जाम में कहीं पूछा नहीं जाएगा, ये केवल वाइवा में ही परेशान किया जाता है। ये आधे हिस्से में आप ऊपर जाएंगे और फिर नीचे आ जाएंगे और ऐसे करके लूप खत्म करेंगे। कहने का मतलब ये होता है, मतलब ये हाफ में गए, ऐसे आए, यहाँ आ गए और ये अपना लूप बन गया। आ रही बात समझ में। और यहाँ इस हाफ से आ गए अपन लोग। सो देर आर टोटल 7 पॉसिबल लूप्स हियर, बट हमें इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। हम केवल 2 लूप के इक्वेशन लिखेंगे और व्हीटस्टोन को सॉल्व कर देंगे 2 मिनट में, इतना ही काम है अपना। डिड यू गेट माई पॉइंट? व्हाट इज व्हीटस्टोन? तो बोलोगे व्हीटस्टोन सर एक अरेंजमेंट है। क्या है बोलो? व्हीटस्टोन इज सिंपली एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंस, जहां पर किसी एक की वैल्यू मैं बाकी लोगों के टर्म में ला रहा हूं। और यहां हमें हेल्प करने के लिए कौन आता है? गैल्वेनोमीटर। बता दूंगा अभी क्या मतलब है इसका। तो व्हीटस्टोन के बच्चों 2 कंडीशंस होते हैं, है ना। व्हीटस्टोन ब्रिज 2 बार पढ़ाया जाता है। एक बार होता है बच्चों अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या बोलोगे? अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। और एक बार बन जाता है जो आप लोगों का फेवरेट हो जाएगा आगे जाके, उसे बोलते हैं बैलेंस। बैलेंस का मतलब होता है जो पीछे व्हीटस्टोन बना हुआ है ना बच्चों, ये व्हीटस्टोन, उसमें सी और डी पॉइंट पे बीच में आईजी करंट जाता ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि जो आईजी करंट है वो फ्लो नहीं करेगा। फ्लो क्यों नहीं करेगा? बिकॉज पोटेंशियल एट सी बराबर पोटेंशियल एट डी हो जाएगा। इन दोनों में से कोई भी वर्ड याद कर लोगे तो मार्क्स मिल जाएंगे। अगर करंट नहीं जा रहा मतलब क्या, उसका पहला आंसर क्या हो सकता है? द पोटेंशियल इज जीरो। मतलब अरे ऊपर एक सी पॉइंट था ना, और ऐसे करके गैल्वेनोमीटर बना रखा था मैंने, और यहाँ पे डी। मुझे बताओ अगर इन दोनों में से करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो क्या मतलब है इसका? तो बोलोगे सर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो एक बार व्हीटस्टोन को बैलेंस नाम से पढ़ाया जाता है और एक बार अनबैलेंस। जब तक अनबैलेंस नहीं पढ़ोगे तब तक बैलेंस समझ में आएगा ही नहीं आपको। बैलेंस वाले का जो एप्लीकेशन है वो अपना अगला टॉपिक है, और जो आपका लैब में उसके पे बेस 3 एक्सपेरिमेंट्स करोगे आप लोग, और वो बहुत ही फेमस टॉपिक है, उसका नाम है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज इनहेरिट्स द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, मतलब ये उसका एग्जाम्पल है, उसका एप्लीकेशन है। तो पहले व्हीटस्टोन तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तब तो जाके मीटर ब्रिज समझ में आएगा। अनबैलेंस का मतलब होता है IG नॉट इक्वल्स टू जीरो है, मतलब दोनों चीज पॉसिबल है। VC बड़ा हो सकता है VD से और VC छोटा भी हो सकता है VD से। मैंने इंटेंशनली पीछे वाले डायग्राम में C को ज्यादा दिखाया है और D को कम दिखाया है, तभी तो करंट C से D पर जा रहा है। और कोई बच्चा ऐसा हल्ला भी कर सकता है कि सर D से करंट ऊपर चढ़ सकता था, तो मैं बोलूंगा हाँ बेटा, वो तब जाएगा जब D पे पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा। अब COD पे ज्यादा कम करना भगवान के हाथ में है। अपन R1 R2 की वैल्यूज को चेंज करेंगे तो उससे COD चेंज होगा। ये लैब में बहुत ही क्लियरली आपको दिख जाएगा। क्योंकि आपका जो गैल्वेनोमीटर है ना बच्चों, ये डांस करता है। डांस मतलब ऐसे ऋतिक रोशन नहीं बन जाएगा, ये सीधा ऐसे रखा रहेगा बच्चों। एंड इट कैन डिफ्लेक्ट ऑन राइट साइड ऑल्सो, इट कैन डिफ्लेक्ट ऑन लेफ्ट साइड ऑल्सो, डिपेंडिंग अपॉन विच साइड पोटेंशियल इज ग्रेटर एंड विच साइड करंट इज फ्लोइंग। जीरो दिखाएगा तो हमारी लॉटरी लग गई है, जीरो हो गया है, वो बैलेंस हो गया है। अनबैलेंस का मतलब है अपन नहीं कभी गार्डन में जाते हैं तो वो
सी सॉ देखा होगा, दो भाई बहन वो ऐसे झूलते रहते हैं, अप डाउन करते रहते हैं, तो वही वाला है बच्चों ये। राइट जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है, तो राइट लेफ्ट जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि इन दीज टू केसेस इट बिकम्स अनबैलेंस। कोई प्रॉब्लम है ना? अभी थोड़ा बहुत ओवरव्यू टाइप से समझ लो, जब सामने देखोगे तो बहुत ही मजा आने लगेगा। बहुत आसान एक्सपेरिमेंट है इसके। मैं आपको दो लूप लिख के दिखाता हूँ, देन विल मूव फर्दर विद द सिलेबस। यहाँ तक का क्लियर है बच्चों? सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये रहा आप लोगों का अनबैलेंस के बारे में बात कर रहे हैं ना। दो दो केस है, फटाफट समझ लो, आपका काम खत्म हो जाएगा आज की क्लास का। तो ये लिखा है मैंने यहाँ पे अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, और साथ ही साथ नोट्स वगैरह कंप्लीट कर लेना। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रही है क्लास में। अनबैलेंस क्या लिखा है बोलो? व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना? तो DGE है ना, ऐसा होगा। चलो, तो बच्चों देखो, सबसे पहले अपन काम क्या करते हैं, अपने विषय कंप्लीट कर लेते हैं, जो आपको ऑलरेडी पता है। हाउ हाउ विल बी मेकिंग इट। ये रहेगा अपना R1 रेजिस्टेंस, ये कौन रहेगा? R2, ये और ये, नाम बोलो। R1, ये कौन सा हो जाएगा? R2, ये क्या हो जाएगा बच्चा? R3, ये क्या हो जाएगा बच्चा? R4। सेंटर में कौन लगा रहता है, जल्दी बताओ? जी। जी क्यों लिखते हैं? जी उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है ना। RG भी लिख सकते हैं कुछ टीचर्स। इसको करंट देने के लिए क्या करना पड़ता है अपन को, जल्दी बता दो। समथिंग लाइक दिस। करंट आई लेकर आओगे तो करंट आई मिल जाएगा। ये होता है बैटरी का तरीका पढ़ने का। आंसर करो मुझे जल्दी जल्दी। देखो, आई लेकर आओगे तो अपर ब्रांच में कौन जाएगा? I1। नीचे कौन जाएगा बच्चों? I-I1। पॉइंट्स के नाम हो जाएंगे A, इधर लगते हैं B। याद रखना A B दोनों कॉर्नर्स पे करते हैं, और C और D यहाँ पर लिख देते हैं। I1 लेके टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाऊंगा तो दो जगह करंट मेरा डिवाइड हो रहा है मेरा। नीचे कौन जा रहा है? IG। सामने कौन जाएगा? I-I1 माइनस IG। सॉरी, I1 लेके गए ना ऊपर अपन लोग। समझ आया इतना बॉयज एंड गर्ल्स? अब IG को डाउनवर्ड लेकर आऊंगा, और ये भी डायरेक्ट टर्म है, दोनों करंट मिल जाएंगे बच्चों यहाँ पे। तो जो करंट यहाँ जाने लग जाएगा वो क्या हो जाएगा? I-I1 प्लस ऑफ IG। और इन दोनों को मिला लेंगे अगर अपन लोग, तो वापस से मुझे करंट I मिल जाएगा। दो ही लूप के बारे में पढ़ाना है, बहुत बड़ा काम नहीं है। तो एक लूप ऐसा घुमा लो और एक लूप ऐसा घुमा लो। इनका नाम मैं रख देता हूँ, ठीक है? और यहाँ लिखना ही पड़ेगा अपन को, अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन लूप नंबर। लूप शुरू होगा बच्चों A से, हम जाएंगे C पे, देन D, और घूम फिर के A, मतलब ACDA। चलो एक साथ मुझे बताओ, हाउ यू विल राइट द इक्वेशन। ये आना चाहिए बच्चों। A पे जाके बैठ जाओ सब लोग, और घूमना कैसे है? A से C पे, D पे, वापस से A पे। जल्दी करिए। ओके, पे अटेंशन। हम लोग A पर बैठे हैं, ठीक है? A से आगे चल के जा रहा हूं बच्चों, मैं इस तरह जाऊंगा, तो आई एम मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो रेजिस्टेंस क्या है बच्चों? R1, और करंट है I1, तो हो जाएगा माइनस ऑफ, बोलो, I1 इंटू R1। सबको आया? हम चले गए C पॉइंट पे, वहां से नीचे उतर रहे हैं अब। तो करंट के साथ ही चल रहे हैं बच्चों अपने, देखो ना एक बार अच्छे से। फिर से हो जाएगा माइनस ऑफ IG इंटू G। अब मैं आ गया हूं नीचे वाले पॉइंट तक, अब मैं ऊपर जा रहा हूं। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे करंट ऑपोजिट में दिख गया। सबको मालूम है ना, केवीएल के रूल में जब करंट ऑपोजिट में आता है तो क्या करना पड़ता है? प्लस करना पड़ता है। और करंट कितना है? I-I1, और ये हो जाएगा R2। घूम फिर के अपन वहीं पर आ गए, मतलब क्या है? 0 हो जाएगा। ये है बच्चों इक्वेशन लिखना। सब बता दो मुझे, ये लिखना आ रहा है क्या? ना बच्चों, इसी तरह बहुत आसानी से है ना, लूप 2 भी पढ़ लो। तो वो लूप का नाम मैं लिख देता हूं यहाँ पे, अप्लाई KVL इन लूप। कहाँ शुरू करेंगे उसको? C पे जाएंगे, B पे जाएंगे, D पे जाएंगे, और वापस C पे चले जाएंगे। तो सारे बच्चे C पे जाके बैठ जाओ, और जैसा जैसा लूप का नाम लिखा है वैसे आगे बढ़ो। तो आप आगे चलोगे तो आप करंट के साथ चल रहे हो बच्चों। करंट के साथ चलेंगे मतलब माइनस, करंट की वैल्यू बोलो I-I1, उस ब्रांच के करंट की वैल्यू लिखी जाती है। और रेजिस्टेंस का नाम मान लो R3 लिखा, यहाँ पे R5 भी लिखा हो तो वो आ जाएगा। रमेश सुरेश जो लिखा हुआ आ जाएगा भाई। हम आ गए B पॉइंट पे, यहां से अपन नीचे जाएंगे तो अनफॉर्चुनेटली करंट अपन को उल्टा मिल गया, है ना? तो जब भी करंट ऑपोजिट मिलता है तो बच्चों प्लस आता है।
करंट का नाम जितना लंबा चौड़ा है सब लिख डालो, I माइनस आई वन प्लस ऑफ आई जी, ब्रैकेट बंद कर दीजिए और यहाँ हो जाएगा आपका R4। फिर आप बच्चों यहाँ पे आ गए डी पॉइंट पे, यहाँ से ऊपर चढ़ रहे हो, ऊपर चढ़ रहे होगे, उस कंडीशन में क्या लगेगा आपको, करंट नीचे आता हुआ मिलेगा, मतलब अगेन आप रिवर्स में आ रहे हो, उल्टा आओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा आई जी इंटू जी, और घूम फिर के लौट के बुद्धू घर को आए। ऐसे ऐसे आप सातों के सातों लूप घर पे बैठ के लिख सकते हो अगर आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी है। सो अनबैलेंस क्वेश्चन आता है, थोड़ा डिफिकल्ट लगता है और ऐसे ही सॉल्व होगा लूप से। बैलेंस कैसे पढ़वाया जाता है वो देखो, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस करने का कोई भी एक सिंपल सा ट्रिक होता है बच्चों, आप लैब में जाओगे सीख जाओगे कि रेजिस्टेंस को वेरी करते करते एक ऐसा पॉइंट ले आते हैं जहां पर बच्चों वीसी को ना वीडी के बराबर कर देते हैं। मतलब ये टॉप पॉइंट का पोटेंशियल और बॉटम पॉइंट का, जो मैंने बड़े बड़े रेड सर्कल बनाए ना, इन दोनों का बराबर कर देंगे। जब पोटेंशियल बराबर हो जाएगा उसका सीधा मतलब क्या बनता है कि करंट वहां से नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या है, बीच का पार्ट गायब हो जाएगा बच्चों और आपका केवल खेल बचेगा एक रेजिस्टेंस का, दो रेजिस्टेंस का, तीन रेजिस्टेंस का और चार रेजिस्टेंस का। बीच वाला गायब कर दिया सर ने, खा गए उठा के। क्यों खा गए, क्योंकि उन दोनों का पोटेंशियल सेम है तो बीच से करंट जाएगा ही नहीं, मैं काय को बनाऊं। ये हो जाएगा R1, यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों R2, ये क्या हो जाएगा R3, ये क्या हो जाएगा R4। इज दिस क्लियर टू एवरीबडी प्रेजेंट हियर? ये वही चार बच्चे हैं क्लास 12 के ग्रुप के दोस्त के अपने, जिनमें किसी एक की वैल्यू पता करनी हो तो बाकी तीनों को फोन मिला लो तो बता देंगे ये काम कर रहा होगा ये, है ना। वैसे ही बच्चों अपन यहाँ पर ना R1 का टर्म बाकी सबके टर्म में ले आएंगे। अभी सबसे कीमती बात यहाँ लिखी है, बैलेंस देखते ही आपको दो वर्ड दिमाग में आने चाहिए, पहला तो ये, दूसरा तो ये। अब जिसको बैलेंस पे आई जी जीरो दिख रहा है बच्चों, वो ना ये इक्वेशन में और इस इक्वेशन दोनों में आई जी जीरो करके बताओ क्या दो नई इक्वेशन आ रही हैं। ये तो होगा इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, और अपन को क्या लिखना है अब, पुट आई जी इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1 एंड 2। जल्दी जल्दी करिए, टाइम नहीं है। फर्स्ट इक्वेशन में आई जी को 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, है किसी को आइडिया? अरे आई जी का टर्म 0 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 9 10 में नहीं करा क्या हमने ये सब? क्या मजाक चल रहा है क्लास में भाई? तो ये हो जाएगा माइनस का I1 इंटू R1 और प्लस का लिखा है बच्चों I माइनस I1 इंटू R2, बराबर करके 0 लिखा है। इसको और कैसे लिख सकता हूँ, माइनस वाले को उस तरफ भेज सकता हूं मैं तो? हाँ ना तो बोल सकते हो एटलीस्ट आप लोग। I1 इंटू R1 एक तरफ हो गया और I माइनस I1 इंटू R2 बच्चों एक तरफ हो गया, और यही तो मैं लाना चाहता हूँ इतनी देर से। सिमिलरली नीचे वाले में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका यहाँ से आई जी खत्म हो जाएगा, यहाँ से आई जी खत्म हो जाएगा और ये तो पूरी टर्म ही खत्म हो जाएगी। क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ पे बचेगा बच्चों माइनस ऑफ I1 इंटू R3 और प्लस करके बच रहा है अपने पास I माइनस I1 इंटू R4। तो नेगेटिव वाले को उस पार जाके लिख लोगे तो क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर I1 इंटू R3 बराबर आ रहा है, बोलो I माइनस I1 इंटू, जल्दी बोलो, यहाँ पे R4 लिखा है ना, किस किस को बाउंस मारा ये बच्चे लोग? अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को जैसे ही डिवाइड मारोगे ना, तो आपको एक बहुत अच्छा एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा। डिवाइड मारोगे तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड पे I1 लिखा है, कट जाएगा, दोनों के राइट साइड में I1 लिखा है, वो कट जाएगा, तो क्या मिलेगा आंसर, जल्दी जल्दी बोलो। R1 डिवाइड बाय R3 बराबर R2 डिवाइड बाय R4। तो R2 R3 को इंटरचेंज करके भी लिखा जाता है, R1 डिवाइड बाय R2 बराबर R3 डिवाइड बाय R4, क्रॉस मल्टीप्लाई मार के भी लिखते हैं लोग बाग। तो R1 इंटू R4 बराबर R2 इंटू R3। बच्चों इन तीनों में से कोई सा भी लिख लोगे मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। ज्यादा फेमस ये फर्स्ट वाला ही होता है जो ये बतलाता है कि चार दोस्त हैं और किसी एक के बारे में पता करना है, बोलो चार रेजिस्टेंस हैं, किसी एक के बारे में पता करना है तो बाकी तीनों से पूछ लो। तो यहीं पे अगर मैं आपसे बोलूं बच्चों R1 कितना हो जाएगा, तो क्या आप ये नहीं बोल पाओगे मुझे कि R3 को वहां भेजना पड़ेगा सर? बोल सकते हो ना, हाँ या ना? और डायग्राम देख के कैसे पढ़ते हैं बच्चों, देखो
R1 डिवाइड बाय R3 बराबर R2 डिवाइड बाय R4, ऐसे से डिवाइड कर देते हैं, या इसका इससे भी करते हैं, या क्रॉस में भी कर देते हैं, सब चलता है यहाँ पे। तो ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई लगा दो तो भी सेम आंसर आएगा। R1 बाय R2 कर लो बराबर R3 बाय R4 कर लो तो आंसर सही आएगा। सारे तो लिख दिए मैंने यहाँ पे। तो दिस इज द कंडीशन फॉर बैलेंस। इसके ऊपर बेस्ड है बच्चों मीटर ब्रिज, जो आपके लैब में उसके एक्सपेरिमेंट्स हैं। तो व्हीटस्टोन आता है तो अनबैलेंस आएगा तो लूप से सॉल्व होगा, बैलेंस करके आ गया, या कभी गलती से क्वेश्चन में लिखा आ गया कि दोनों बराबर हैं या करंट जीरो है, समझ जाना वो हिंट क्या कर रहा है आपको कि वो बैलेंस ब्रिज है। क्या है बच्चा? वो बैलेंस ब्रिज के बारे में बताना चाह रहा है। क्लियर हुआ सबको? हेलो स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ सबको? तो कंक्लूजन क्या है हमारे हमारे लेक्चर का कि सर हमारे को 4 रेजिस्टेंस देगा सामने वाला ऐसे करके, ठीक है, ये इस तरह से अपन को 4 रेजिस्टेंस देगा और बोलेगा भैया इसको सॉल्व करना है, कोई एक वैल्यू अननोन होगी वो निकालनी है। तो R1 होगा यहाँ पे, इसको बोल देंगे R2, इसको बोल देंगे R3, इसको बोल देंगे R4। तो कहीं पे R1 R2 R3 R4 कहीं भी आप मार्क कर सकते हो। आपको अगर लॉजिक आ गया समझ में तो हमारे लिए ही आसानी है। तो जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था अभी, मैंने आप लोगों को जब पढ़ाया था बच्चों, तो यहाँ पर मैंने R1 लिखा था और यहाँ पे R2 लिखा था। ये क्या था बच्चों? R3 था। तो क्या करोगे आप लोग बताओ? R1 डिवाइड बाय ये कर दोगे तो ये डिवाइड बाय ये करना पड़ेगा, और या तो चाहो तो ऐसा कर सकते हो R1 बाय बोलो R2 इक्वल्स R3 बाय R4। इसमें कोई हल्ला नहीं करेगा कि स्कूल में ये कराया हमने ये पढ़ा, सब चलता है यहाँ पे, कोई दिक्कत। प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड जो A और B है बच्चों, और यहाँ C लिखा है यहाँ D लिखा है, तो इन दोनों में कोई भी मतलब C बराबर D होना चाहिए पोटेंशियल्स। कुछ क्वेश्चन देता हूं, मुझे करके दिखाइए तो अपना काम हो जाएगा, है ना बच्चों। इस पर बेस्ड क्वेश्चन क्या कहता है? फिगर रिप्रेजेंट अ बैलेंस ब्रिज। बैलेंस का मतलब सबसे पहला क्या होता है? तो बैलेंस का मतलब होता है जो टॉप मोस्ट पॉइंट B और D लिखा है ना वो सेम होंगे। तो VB बराबर क्या लिखा होगा? VD लिखा होगा। इसका मतलब क्या है? वहां पे गैल्वेमीटर केवल शो करने के लिए दिखा के रखा है। मुझे बताओ बैलेंस ब्रिज की स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है? तो बोलोगे सर जी एक का नाम अपन R1 रख लेते हैं, एक का नाम क्या रख लेते हैं R2, एक इधर क्या हो जाएगा बच्चों R3, इधर क्या हो जाएगा R4। इज दिस क्लियर? ये होता है बच्चों R1 डिवाइड बाय बोलो हम R2 कर सकते हैं बराबर क्या हो जाएगा R3 डिवाइड बाय R4। R1 कितने का है बोलो? 100। R2 कितने का है बोलो? 200 है ना। R3 में दो रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में, तो इनका जो इक्विवेलेंट आएगा ना बच्चों वो यहाँ पे लिखना है R3, और R4 कितने का है? 40 का है। यहां तक आ गए समझ में? फिर बगल में आप लोग R3 को सॉल्व कर लो, बगल में आप लोग R3 को सॉल्व कर लो। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? बच्चों ये दोनों के दोनों पैरेलल में है, तो इनका जो इक्विवेलेंट आएगा वो ऐसे लिखा जाएगा 1 बाय इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाय R0 प्लस 1 बाय 100। तो पहला काम टारगेट क्या बनता है कि बच्चे लोग ये निकाल लें। वो कैसे निकालोगे? इन दोनों को सॉल्व कर लो, 2 से जाएगा तो कितना हो जाएगा बोलो? 20। और यहाँ निकल आएगा तो बच्चों R3 कितना आ गया आपका? 20 आ गया, उसको यहाँ पे रख लो। तो 1 बाय 20 इक्वल्स टू बोलते जाओ 1 बाय R0 प्लस 1 बाय 100। किस किस से बन जाएगा ये अब? इक्वल्स 1 बाय R0। क्लियर? फटाफट करके दिखाओ। 1 बाय R0 का टर्म ये हो जाएगा तुम्हारा 5 माइनस 1 4 हो जाएगा बच्चों, और कटेगा तो ये बन जाएगा R0 इक्वल टू, जल्दी बोलो कितना आ रहा है? कोई दिक्कत? अरे देखो बच्चों यहाँ पर एलसीएम लिया मैंने बस, 100 आया। देन 5 माइनस 1 तो 4 बाय 100 आया तो कितना आता है वो? 1 बाय 25। तो ये मेरा आंसर होना चाहिए ना। तो R0 बोला है उसे निकालने को, तो योर आंसर शुड बी कितना है बच्चों R0 यहाँ पे? इट इज 25 ओम्स। तो ऐसे बेसिक से क्वेश्चन सॉल्व जाएंगे हम लोगों से, बड़े आसानी से अपन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगली क्लास में इसी का एप्लीकेशन कंप्लीट करेंगे जिसका नाम रहेगा बच्चा लोग मीटर ब्रिज। डू नॉट मिस द सेशन। ओके।